आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस चैप्टर 1 पार्ट 2। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द नेचुरल रिसोर्सेज, कर्स, रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज अप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टीवर्डशिप, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अ कैस्टल फ्रॉम पंजाब। ये टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स। हैविंग एबिडेंट नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। सम रीजन रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन एक्सप्रेस slower economic growth and development. A phenomena economists call the natural resource curse or the paradox of plenty. India has generally avoided this curse by investing in the development of such industries to meet our growing needs. इसमें कहना चाह रहा है कि कोई रीजन में नेचुरल रिसोर्सेज होती है, वो एक्सपीरियंस करती है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसका फिनोमा होता है, इकोनॉमिस्ट होता है इसका फिनोमा, जो हमारा इंडिया है वो अवॉइड करता है कर्ज बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट अवर ग्रोइंग नीड्स। हमारा जो इंडिया है वो अवॉइड करता है कर्ज इन्वेस्टिंग डेवलपमेंट में। ओके, आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे ही पढ़ते हैं। हाउ एवर द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन विद सस्टेनेबल remains. Understanding and managing natural resources is a valuable starting point, but human knowledge, good governance and static planning determine whether they become lasting benefits of temporary windfalls. ये कहना चाहता है बैलेंस करता है किसको, जो चैलेंज करता है रिसोर्स के बैलेंस को, और रिमेन रखता है किसको सही रखता है, सस्टेनेबिलिटी को। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स स्टीवर्ड से। सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स दैट वी रिस्पेक्ट नेचर एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन अ वे दैट इनेबल्स दैट रिस्टोरेशन एंड regeneration of renewable resource and the responsible and judicious use of non-renewable ones. जो लाइफ है अर्थ पे वो रिक्वायर्ड क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है नेचर का और नेचुरल यूजेस का, जिसको हम रिस्टोर भी कर सकते हैं और रीजनरेशन भी कर सकते हैं उसके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। आई होप आपको ये दो टॉपिक समझ आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ renewable resources. Here are two examples of how we are pushing the use of natural resources beyond their capacity to regenerate. Many farmers in our country extract groundwater for irrigation purpose. In most states, the extraction rate is greater than the rate at which the water table is replenished. Restoration and regeneration एक एग्जाम्पल है जो पुश करता है नेचुरल रिसोर्स को उसकी कैपेसिटी से रीजनरेट कर ले। एक आपका जो फार्मर्स है वो ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं इरिगेशन करने को, और जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो बहुत बढ़ चुका है पहले वाटर टेबल के हिसाब से। ओवर टाइम दिस डिफेक्ट बिल्ड्स अप लीडिंग टू हायर cost of extraction of groundwater and eventually to its unavailability. Traditional practice of water harvesting, regeneration of ponds and tank, cutting down on wasteful consumption of water, processing and reusing water are some of the strategies attempt. ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वाटर हार्वेस्टिंग करना, पॉन्ड्स और टैंक्स को साफ करना, कटिंग डाउन वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ वाटर को, प्रोसेसिंग करना, रीयूज़ करना, ये सारी हमारी स्ट्रेटजीज है। इसको हम यूज़ करेंगे ट्रेड प्रैक्टिस के लिए। सिमिलरली द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स
has led to soil degradation. Traditional farming practices consider soil to be a part of Mother Earth. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक क्रॉप फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ इनजूडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. इसका हम केमिकल फर्टिलाइजर से यूज़ करते हैं जो क्रॉप फेलियर हो जाते हैं. क्रॉप फेलियर मतलब जो क्रॉप होती है हमारी वो ख़राब हो जाती है केमिकल ज़्यादा यूज़ करने से. ट्रेडिशनल फार्मिंग है, प्रैक्टिसेस है, वो मदर अर्थ है. जो हमारी सॉइल है वो उससे जुड़ी है, मदर अर्थ से. और इसमें हम अगर सॉइल में इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड होगा तो सॉइल हमारी डिग्रेड होने लग जाएगी. Practices like the use of cow dung and other natural fertilizers, mulching, multi-cropping, and so on enable holistic soil management. We must learn for these practice and apply them in our current situation to prevent further degradation. We need to replenish and regenerate our soil. जो हमारी ये प्रैक्टिस यूज़ करनी चाहिए कौन सी सॉइल में, काउ डंग, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा काउ डंग का है. नेक्स्ट पिक्चर में आपको नेचुरल फर्टिलाइज़र दिखाई दे रहा है, ये आपको एक इंसान दिखाई दे रहा है, ये केमिकल दे रहा है किसमें, अपनी क्रॉप्स में. और नेक्स्ट मल्चिंग हो रही है, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है. और नेक्स्ट पिक्चर में हमारा मल्टी क्रॉपिंग है. ये प्रैक्टिसेस हमें यूज़ करने चाहिए अपनी सॉइल को डिग्रेडेशन से बचाने से. ये करंट सिचुएशन में यूज़ होना चाहिए. आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर अ कैस्टल फ्रॉम पंजाब. अ क्राइसिस हैज़ अनफोल्डेड इन द फर्टाइल प्लेन ऑफ पंजाब वेयर underground water resource have been severely depleted. Punjab was home to the Green Revolution that fed a large proportion of our population and contributed to India becoming self-sufficient in food. जो पंजाब की सॉइल है वो फर्टाइल प्लेन में आती है और इसका अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स होती है. और जो पंजाब है हमारा जो होम है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से उसको लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन से मिलता है, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड भी मिलता है. टुडे द सेम स्टेट फेस्ड इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी. नेचर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म. However, this concern is not particular to Punjab. It affects many other states. जो अब आपको सबसे ज़्यादा इशू क्या दिखाई दे रहा है, सस्टेनेबिलिटी का नेचर के साथ, और छेड़छाड़ होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है किसकी, रीजनरेशन ऑफ सॉइल की. और भी कंट्रीज़ है, ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब में सॉइल ऐसी है, और भी स्टेट्स ऐसी है जिसमें सॉइल बहुत ख़राब है. इन द 1960s फार्मर शिफ्टेड टू हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट एंड पैडी. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर है, और दूसरे पिक्चर में आपको वेट पैडी फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं. जैसे कि आपको जो फार्मर है जो क्रॉप लगाते हैं उसमें पानी देते हैं तो ये वेट पैडी फील्ड्स बन जाते हैं. आगे पढ़ते हैं. They required more water than the traditional seed, and farmer began to extract groundwater to meet this need. जो सॉइल होता है उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड से. In addition, the supply of free power led to the overpumping of groundwater, a situation still prevalent in much of India today. Modern farming techniques also required the use of chemical pesticides and fertilizer. आजकल फार्मर्स को क्या एक सबसे ज़्यादा मेन इशू होता है, प्रॉब्लम होती है ग्राउंड वाटर की.
पानी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो फार्मिंग करने में भी बहुत दिक्कत आती है। और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, किसके लिए? केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के लिए। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज इफेक्ट्स फैक्टर is that the groundwater level is in a large part of Punjab. See figure 1.17। जैसे कि आपको इस 1.17 में ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये आपको डेप्थ टू वाटर लेवल मैप ऑफ पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ यूटी का दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। हैज़ बिकम inaccessible till depth of about 30 meters and the chemical from the pesticides and fertilizer have dissolved in the groundwater causing health hazards। 30 मीटर यूज़ होता है, डेप्थ होता है, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र को ग्राउंड वाटर से हेल्थ इसका कॉजिंग करता है हेल्थ hazards। Almost 80% of the area of Punjab has been qualified as overexploited. In other words, we have drawn water at a rate much greater than at which restoration and rejuvenation of groundwater is possible। इस कहने का मतलब है, जैसे कि आपको ये 1.17 पेज फिगर में दिखाई दे रहा था कि वाटर लेवल कितना दिखाई दे रहा है, ये बाकी सारी कंट्री में है, स्टेट्स में, सॉरी, कितना डेप्थ है वाटर का और कितना लेवल है वाटर का, इस आपको मैप में ही ये दिखाई दे रहा है। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था द नेचुरल रिसोर्सेज कर्व्स, रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टीवर्डशिप, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अ कैस्टल फ्रॉम पंजाब। हमने ये टॉपिक पढ़ा था इस पार्ट में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया। थैंक यू।